हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में देखे थे फिजिक्स का, ठीक है, जो कि इसमें हम लोग कूलाम का जो डेफिनेशन था वहां तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे उसके नेक्स्ट आगे देखेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है और हम उसको व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे कि वो इस पूरे पीडीएफ को पा सकता है। ये हमारे हाथ के द्वारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आगे का पार्ट। देखिए, इसमें पहले हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब देखिए, ये जो नोट्स है ये फुल 100% है। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप सारा का सारा आंसर जानेंगे। तो अब हम समझते हैं। देखिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। देखिए, माना निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश R1 व R2 है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश R21। इसका मतलब हो गया ये Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थित सदिश है, मतलब दूरी दिया है, तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश R21। इसका मतलब भी वही हुआ। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश, तो इसको लिखेंगे देखिए R12 तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। देखिए, तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश R12 है। इसका मतलब देखिए, जैसे R21 एक होता है R12, इसका मतलब होता है R2 में से जो पहला रहेगा दूसरे वाले को घटा देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अब वेक्टर लगा है तो वेक्टर भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ R12 है तो 1 में से 2 को घटा दिया गया, ठीक। अब हम समझते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेश का मतलब जब दो या दो से अधिक, ठीक है, मतलब दो से अधिक आवेश हो तब उस पर कैसे बल निकालेंगे। आप लोग भी जानते हैं कोई दो बिंदु आवेश रहेगा तो उससे हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। अगर दो से ज्यादा हो तब उसका बल कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान कूलाम नियम से प्राप्त होता है, किंतु दो से अधिक आवेश हो तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान हम अध्यारोपण सिद्धांत से की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हो गया, जब दो बिंदु आवेश रहेंगे तो हम लोग कूलाम के नियम से निकालते हैं, और जब दो बिंदु आवेश से ज्यादा होंगे तब हम अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त करते हैं। तो आप समझते हैं अध्यारोपण सिद्धांत है क्या। देखिए, तो आप समझिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा एक एक कर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं, माना किसी निकाय में n स्थिर आवेश अर्थात Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है, ठीक है। यदि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल F12, इसका मतलब पहले आवेश का जो पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम मान लेते हैं यहाँ पर Q3 के, ठीक है, द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 Qn के लिए मान लेते हैं द्वारा आरोपित F1n हो, ठीक है। तो कार्यरत परिणामी वैद्युत बल क्या हो जाएगा। देखिए, जितने भी फोर्स लगेंगे सबका योग कुल फोर्स के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत से अगर हम देखें तो जो फोर्स पहला वाला था वो सभी फोर्सों के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न समझ लेते हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब जितना हम लोग पढ़े हैं उसका क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए नंबर 1 लिखा है, निर्वात धातु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है। इसका मतलब जो परावैद्युतांक K है
ठीक है ना, उसके लिए वैल्यू पूछा जा रहा है। कब कब पूछा जा रहा है वो समझिए। देखिए नंबर 1 है निर्वात, निर्वात या वायु होता है धातु के लिए। तो देखिए प्रावैधतांक के का जो मान होता है, अगर निर्वात या वायु के लिए पूछेगा तो इसका मान होता है 1। अगर वह किसी धातु के लिए पूछेगा तो उसके लिए होता है अनंत। ठीक है, इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध लिखिए। तो ये तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन 0, जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है। ठीक है, मतलब निर्वात की वैद्युशीलता मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक आप लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो देखिए कूलाम के नियम से हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, यहां से एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई F गुणे R स्क्वायर। जैसे Q1 और Q2 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ये भी हो जाएगा कूलाम। 4 पाई कांस्टेंट है इसका, ना तो मात्रक होता ना ही बीमा होती है। बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आर है दूरी, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलाम को गुणा कूलाम में कर देंगे, कूलाम स्क्वायर। देखिए ये प्रति है मतलब बटे, ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, और मीटर पे पावर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए ये तो था एप्सिलॉन 0 का मात्रक। आप लोग कमेंट में इसकी बीमा बताएंगे कितना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक कूलाम आवेश में दिया क्या गया है, कूलाम Q बराबर 1 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यन का मान पूछा गया, आप लोग फार्मूला जानते हैं, Q बराबर यन। हमसे यन का मान पूछा गया तो यन बराबर हो जाएगा Q बटे E। अब Q का मान है 1, E का मान इतना है। ठीक है, अब देखिए या तो मैं इससे भाग दे दूं, ठीक है, या तो एक लाइन और आपके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1, ये 19 माइनस में ऊपर लेकर आता तो प्लस में हो जाता 19। ठीक है, अब इसको 18 बना लेंगे तो एक जीरो यहाँ लगा लेंगे, देखो 0 हो गया, यहाँ 18 हो जाएगा। ये भी दशमलव हटाना हो, देखिए 1.6 था तो वो इतना हो जाता। अब इसको हम 16 से भाग देंगे, तो 16 से जब भाग देंगे इसमें तो सेम वैल्यू यही इतना आ जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अब कुछ आपके लिए एक विशेष बात जो आपके पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और प्लस दूसरा, ये सब वैल्यू फिक्स होते हैं। जैसे भौतिक नियतांकों के मान, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 × 10⁻31 kg किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी प्रकार प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e होता है, आपको पहले से भी बताया गया है। I का मान इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 3.2 × 10⁻19 कूलम ही आएगा। तो ये अल्फा कण पर आवेश डायरेक्टली आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा कण का द्रव्यमान भी देख लेते हैं। तो अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो फिक्स वाले मान है। ठीक है, ये इसको भी समझ लीजिए। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 8.85 × 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग कैपिटल जी से पढ़ते हैं, ठीक है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो नियतांक के मान थे। अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो आगे समझिए। देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, इसका क्या होता है मतलब वो समझिए। देखिए किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश, जैसे ये मान लेते हैं कोई आवेश था, जैसा कि यहाँ फिगर में बना हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर Q है, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें ये वैद्युत का अनुभव, जैसे यहाँ तक ये क्या है, इसका रेंज है कि इतना ये वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, ठीक है, वो वैद्युत का प्रभाव, ठीक है, मतलब यहाँ तक इफेक्ट हो सकता है और अनुभव कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा टोटल, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगला समझिए, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ठीक है कैपिटल ई से लिखते हैं। अब ये समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, किसी स्रोत आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की यहाँ की लिख देना, ठीक है, की तीव्रता, जिसको कैपिटल ई से लिखते हैं, ठीक है, बिंदु, ठीक है, उस बिंदु पर ठीक है, फिर से समझिए थोड़ा। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए, किसी स्रोत आवेश के कारण उसके बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ की लिख देना, की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो एक सदिश राशि है जिसे हम ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। देखिए, यहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है, बल है, क्यू जीरो क्या है, परीक्षण आवेश। अब देखिए आपने क्या मतलब इसका, आप देखो फिगर से भी इसे समझ सकते हैं, जो ये सूत्र है इससे पूरा समझिए आप, ठीक है, क्योंकि सूत्र से निकालना ढेर आसान होता है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए किसी स्रोत मतलब किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ठीक है, मतलब ई, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू पर लगने वाला बल जो होगा, इसी का ही अनुपात क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं। देखिए, अब इसका हम मात्रक निकालेंगे। देखिए, यस आई मात्रक, ठीक है। देखिए, यह बल का मात्रक होता है न्यूटन, प्रति है मतलब बटे है लगा दिए, क्यू है परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या इसी को बोला जाता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब देखिए, एक न्यूटन प्रति कूलाम बराबर होता ही है एक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब वोल्ट विभव का मात्रक होता है, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक फार्मूला और होता है ई बराबर बी बाई यल, यहां से ये वैल्यू आ सकती है। देखिए, बी वोल्ट है और यल मीटर हो जाएगा, ठीक है, लंबाई है, इसीलिए वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं इसे। अब हम इसका बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं, काफी आसान होता है। देखिए, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो होता है, एफ है बल, बल की बीमा यम में यल टी पे पावर माइनस में 2, क्यू है आवेश की बीमा होती है ए टी। अब ये सब वैल्यू प्लस में है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यम यहाँ से अकेले है रख दिया, यल यहाँ भी यल है, यहाँ टी पे पावर माइनस 2, ये प्लस में ऊपर आता तो माइनस में 1 हो जाता, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाता 3, और ये प्लस में था ऊपर आ जाता तो माइनस हो जाता। तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। अब आगे समझिए। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये समझ लीजिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। जैसे हमने मान लिया ये कोई क्यू आवेश है जो इसका स्रोत आवेश है, ठीक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर देखिए एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा गया है। अच्छा, इसका डैश डैश का मतलब समझिए, इसका मतलब ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसका एक रेंज है, ठीक है। हम लोग कुछ फार्मूले पढ़े, पहले इसका समझिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने क्या फार्मूले पढ़े हैं, वो फार्मूले इस पे अप्लाई करते हैं। हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला इक्वल टू एफ बटे क्यू जीरो जानते हैं, इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग कूलाम का नियम निकालेंगे। एक चीज और इसमें समझिएगा जरा, देखिए अगर हम लोग यहाँ से एफ बराबर निकालें तो देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ई इंटू क्यू जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कूलाम का नियम का उपयोग कर रहे हैं, किसका, कूलाम का। हम लोग फार्मूला जानते हैं एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो हमने इसमें फिगर में देखिए आवेश क्या क्या माना है। अगर हम इसका नाम Q1 रख दे तो Q1 बराबर Q हो जाएगा और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q0, जैसा कि हमने यहाँ नीचे लिखा है। देखिए,
है ना। देखिए Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q0। तो यहाँ पर अगर हम Q1 Q2 का मान रखेंगे तो Q1 का Q और Q2 का रख देंगे Q0 और बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए जो ये समीकरण 1 था, यहां से हमने बताया आपको F बराबर क्या हो जाएगा Q0E, या E पहले लिख सकते हैं। अब जो ये F का मान है ये हम लोग इस पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखो हमने यहाँ लिखा भी है, समीकरण 1 से F का मान रखने पर देखिए यही आ गया ना, E इंटू Q0। अब यहां से ध्यान से देखें तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E यहाँ बचेगा, यहाँ से K और यहाँ बचा Q और बटे क्या आ गया R स्क्वायर। अब देखिए हम लोग वायु या निर्वात होता है, ठीक है, तो K का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए अब यहां से अगर हम लोग देखें तो E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि हम E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी का जो वर्ग स्क्वायर है, इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन ना बन के ये वक्र बनाएगी, ठीक है, क्योंकि जितना दूरी बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे समझिए। अब इसी पे कुछ न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर, ठीक है, कब, जब निर्वात हो, नंबर 1 पहला पॉइंट, और नंबर 2 जल हो, तब के का मान दिया है 80, ठीक है, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, मतलब E का मान, ठीक है ना। आपको देखिए R 1 मीटर दिया है, दूरी R का मान 1 मीटर होगा। निर्वात में पहली बार निकालना है तो हम लोग निर्वात में लिख लेते हैं, और ये देखिए फार्मूला होता है, हमको सिर्फ देख देख के वैल्यू रखना है। निर्वात में हमने लिख दिया, फार्मूला आप जानते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। देखिए इतने का मान होता ही है, इतना रख दिया गया Q का मान, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये Q आवेश के समान होगा, ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू हम लोग रख दिए इतना। R का मान था 1, 1 कवर करेंगे, एक है 16 का गुणा 9 में कर देंगे, 16 9 144 हो जाएगा, ठीक है। और इससे अगर हम पावर घटा देंगे तो बचता 10 पावर, कितना बचता, 19 में से 9 घटाते 10 बचता, लेकिन एक पावर इसको और दे दिया है, इसीलिए 2 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। ये हो जाता है इसका आंसर। मात्रक होता है न्यूटन कूलम। अब देखिए दूसरा हमसे बोला गया था जल में, तो जल में भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जल में निकालनी है तो फार्मूला अपना ये होता है इतना इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिए E/K या फिर E/K, इसको भी तो लिख सकते हैं। अब E का मान हम लोगों ने निर्वात में निकाला था 1.400 गुणा 10 पावर माइनस में 9, और K का मान इस बार खुद दिया था कितना 80, जल के लिए K का मान मतलब किसी माध्यम में दिया था, ठीक है, तो K का मान 80 स्वयं दिया था। देखिए हमने E/K रख दिया, ये देखो इससे भाग देंगे तो टोटल वैल्यू इतना आ जाएगी, और ये होगा न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा आंसर। आगे आप समझिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, जैसा कि आप लोग क्लास हाई स्कूल में पढ़ेंगे, जो वैद्युत बल रेखाएं पढ़े होंगे, तो वैद्युत बल रेखाएं भी सेम इसी प्रकार चलेंगी, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बोले, आप वैद्युत बल रेखाएं बोल सकते हैं इसको, वो एक काल्पनिक रेखा होती है, कुछ इसी प्रकार ये भी होता है। तो समझते हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा, या देखिए यहाँ पर लिखा है काल्पनिक रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। देखो कुछ इसी प्रकार, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ठीक है, ऐसे आपको क्या कर दिया गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख गई। आखिर ये होती क्या है, या तो ये एक सरल रेखा ऐसे जाएगी, या फिर ये एक काल्पनिक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, जो एकांक क्षेत्रफल से ऐसे अभिलंबवत गुजर रही है, ठीक है।
अब देखिए संख्या जो मतलब रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, परिणामी प्रदर्शित करेगी। ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ देखो इस बिंदु पर हमने मान लिया तीव्रता E1, इस बिंदु पे मान लिया तीव्रता E2, इस पे मान लिया E3, इस पे मान लिया E4 और इस पे मान लिया E5। ठीक है ना। तो इसका जो परिणामी होगा अर्थात टोटल वैल्यू इसी का ही परिणामी आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कुछ विशेष पॉइंट। जैसे नोट मैंने यहाँ लिखा, देखिए क्या, जिस स्थान पर बल रेखाएं पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता, मतलब कम होता है। जैसे यहाँ समझिए, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे कोई रखा गया है ऐसे वैद्युत क्षेत्र, जो इसके पास वाली रेखाएं होंगी वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगी वो प्रबल होगी, मतलब काफी ज्यादा होगी। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये दूर दूर है तो यहाँ अपेक्षाकृत क्षीण होगी, मतलब बहुत कम होगी। ठीक है ना। अब आगे समझिए, क्या लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब इसका गुण समझते हैं। नंबर 1, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र प्रबल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये धनावेश है, ठीक है, यहां से जो बल रेखाएं निकल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बल रेखाएं बोल सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, देखिए अनंत पर जाके समाप्त होगी। कहां पर, अनंत पर। ठीक है, और यहां से अगर अनंत से लेकर आएंगे तो ये किसी बिंदु आवेश जैसे ऋणात्मक आवेश पर कहां हो रही है, देखिए समाप्त यहां पर होगी। समझ गए ना। फिर से समझ लेते हैं, अगर कोई धन आवेश है जैसे कि यहां से अगर हमने वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होगी उसे प्रवेश करेंगे तो ये कहां समाप्त होगी, इनफाइनाइट पर, अनंत पर होगी। और अनंत से लेकर आएंगे तो यहां से क्या होगा, किसी आवेश पर जाके समाप्त होगा, जैसा कि ये ऋण आवेश है। ठीक है ना, समझ गए। अब अगला दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सीधा सा मतलब क्या हो गया, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देखिए, इसीलिए इसमें तीर भी लगा हुआ है कि धन आवेश से चलकर ये कहां जा रही है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही है, जैसा कि यहां समझ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट समझिए। देखिए, दो बल रेखाओं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो असंभव है। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए, जैसे कि ये है, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ से इसे वैद्युत बल रेखाएं से प्रवेश किया, ऋणात्मक समाप्त हो गया, दूसरा भी लेकर गए, अगर यहां से ये काट दिया तो इसमें दो दिशाएं प्रदर्शित होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि क्या होता है, असंभव होता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी करता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि इसमें दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है, अभी भी समझ गए। अगला पॉइंट समझिए। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब समझिए, देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी समांतर, जैसा कि यहां से देखें, जैसे यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर दूसरा भी देखें तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर और समान दूरी पर होंगी। ठीक है ना। देखिए, इसका अर्थ एक समान क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग समझते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है, जैसे एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, एक माइनस ले लिया आवेश, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी होती कितनी है, 2l पर स्थित होती है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि एक आवेश यहाँ पर माइनस क्यू लिया गया है, दूसरा क्या लिया गया, प्लस क्यू। ठीक है, और इनकी जो दूरी है वो अल्पतम दूरी है 2l, इसी को ही बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से समझ लीजिए,
ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ऋणात्मक तो एक धनात्मक, एक दूसरे से अल्प दूरी अर्थात देखिए एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा को, ठीक है, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। जैसे ये जो रेखा है, इसे जो मिलाने वाली रेखा उसे हम बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। समझ गए ना। अब दूसरा पॉइंट समझिए। देखिए द्विध्रुव की लंबाई l ना होकर 2l ली जाती है क्योंकि इससे अनेक सूत्रों की व्युत्पत्ति सरल हो जाती है। जैसे इसके बाद आप लोग अच्छे निरक्षे पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग देखेंगे इसकी दूरी कितना 2l होती है, इसीलिए l ना लेकर 2l लिया जाता है। तीसरा पॉइंट समझिए, द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है परंतु इसका वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कुल आवेश, जैसे एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, अगर हम इसको जोड़ें दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो शून्य हो जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अगला पॉइंट समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक वैद्युत ध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी वैद्युत ध्रुव का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए चित्र तो आप लोग समझ ही गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ चित्र में, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। ठीक है, देखो परिमाण को यहाँ से हम लोग P से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को P से इस्तेमाल, P से ये होता है Q इंटू 2l। आपने देखो क्या लिखा था, किसी परिमाण का जो आवेश होगा वो उसकी जो अल्पतम दूरी है उसी के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए आगे समझते हैं, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। अब देखिए इसका मात्रक समझ लेते हैं, सही मात्रक। Q क्या है, आवेश, L क्या है, दूरी, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। बीमा क्या होगी, ठीक है, देखिए कूलाम बोले तो आवेश, आवेश का होता है AT। ठीक है, मीटर का क्या होता है L, और हम लोग बीमा हमेशा लिखते हैं M L T, अगर एम्पियर भी आ जाएगा तो A, और हमेशा बड़े कोष्टक में। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, M तो है नहीं तो पहले L लिखेंगे। देखिए जैसा कि L फिर T और फिर इसके बाद A। ठीक है, पहले ऐसे इसी के रूप में हमेशा बीमा लिखा जाता, पहले M फिर L फिर T फिर A, पावर चाहे जो आए। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। देखिए ये तो ठहरा पार्ट नंबर 2। अगले दिन हम लोग देखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें आपको अच्छे और निरक्षीय दोनों बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।